नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एलडीसी डिपार्टमेंट की जो एग्जाम था, उसके अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया एनवीएस के पेपर, एचएम के पेपर यानी कि एलडीसी के जो भी एग्जाम हुए, उनका पैटर्न लगभग एक जैसा रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे ना, 4-5 वीडियोज मैंने जो बनाए हैं रीजनिंग के, तो आपको 70-80% फायदा हो जाएगा। क्योंकि आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो फ्रेंड्स, बिना प्रैक्टिस के बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कभी कभी हम एक ही प्रश्न में अटक जाते हैं और हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा चांस मिल रहा है कि यार सोल्व कर लेते हैं, तो ऐसे ही पैटर्न के प्रश्न अगर आ जाएंगे वहाँ पे, तो आपके 10 रीजनिंग के प्रश्न है ना, 8-10 मिनट में ही हल हो जाएंगे, अन्यथा आप फंस सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आपका समय खराब नहीं करेंगे। आप सोचेंगे यार क्या चल रहा है मामला ना। चलो पहला प्रश्न देखो। उस विषम अक्षर समूह को चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप भी इसको सोल्व करने का प्रयास करो। अगर आपके पास रफ नोटबुक नहीं है तो रफ नोटबुक उठा लीजिए और आप हल करके हमें कमेंट करके बताओ भैया मेरा उत्तर सही आ गया। ठीक है, तो हम हल करते हैं, जब तक आप भी हल करते हो। तो मैं अब तो आपको समझाने की दृष्टि से हल करूंगा, मैं टाइम लूंगा आपका। आप फटाक से उत्तर कमेंट कर दो आपका जल्दी से। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ये देखो, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं हम, अक्सर क्या करते हैं, इनको हल करने के लिए नंबरिंग करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा जे क्यू टी, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने ई वी जे, ये सेकंड ऑप्शन है। फिर मैंने लिखा ए जेड बी, उसके बाद मैंने लिखा एल ओ बी। अब आपको पता है कि हम नंबरिंग करते हैं आमतौर पे। यहाँ पे जे कितने इसका सीरियल नंबर 10 है। क्यू का कितना है 17 है। टी का कितना है 20 है। ई का कितना है 5 है। वी का आपको पता होगा कितना है। वी का बताओ जल्दी से कमेंट करो। टी यू वी 22 है। 22 इसका 10 हो जाएगा ना। ए का 1 है, आपको पता है, इसका 26 और इसका 2। इसी प्रकार से एल का कितना हो जाएगा 12 और इसका 15 और इसका वी का 22 हो जाएगा। सही है ना। अब देखो दोस्तों, लेकिन ये तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे समझो कि हमें ये सवाल आता ही नहीं है, हमने हल नहीं किए, तो आपको ऐसी नंबरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रोज हल करेंगे तो भैया नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों है ना आपस में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब दोनों का योग जो है अल्फ़ाबेट में 27 हो जाता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी अपोजिट है भैया, एक ये भी है और ये भी है। तो ये तो सिमिलरिटी हुई, लेकिन हमें तो क्या चुनना है भैया, जो संबंधित नहीं है, यानी कि 3 तो एक जैसे हैं और एक विषम अक्षर समूह है, उसको पहचानना है। अब दूसरी क्या चीज़ दिख रही है आपको, जल्दी से कमेंट करो। ये तो अपोजिट वाला मामला तो सब में सेट कर गया। अब यहाँ पे देखो, ये है ना 10 का दुगना 20 है इधर। यहाँ पे 5 का दुगना कितना है भैया 10 है। और यहाँ पे 1 का दुगना कितना है 2 है। और यहाँ पे 12 का दुगना 24 होना चाहिए था 24, लेकिन यहाँ पर कितना है 22। तो ये जो अक्षर समूह है ना नंबर 4 वाला, ये इससे भिन्न होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4, ये इससे भिन्न है। आपका उत्तर क्या आया आपको पता ही चल गया होगा। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना चाहिए था। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड रिलेशन का प्रश्न जरूर आ रहा है, हर पेपर में देखा गया है। तो इसको आप थोड़ा पक्के से देख लें, क्योंकि एक प्रश्न आपको बहुत फायदा करेगा। कंपटीशन है भैया, कंपटीशन में एक एक नंबर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलो इसको शुरू करते हैं। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए, आप ऐसे प्रश्नों को पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद में डायग्राम बना के करेंगे। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, राजेश ने प्रेमा से कहा, मैं इनका एकमात्र पुत्र हूँ। इनकी पुत्री है ना तुम्हारे पति की माँ है। राजेश प्रेमा के पति से किस प्रकार संबंधित है। याद रखना, राजेश प्रेमा से नहीं पूछा, प्रेमा के पति से पूछा है, ध्यान रखना इसका। तो हम डायग्राम शुरू करते हैं। एक फोटोग्राफ में राजेश ने, सपोज करो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक राजेश नाम का लड़का है। ये कौन है भैया, राजेश है। ठीक है। अब ये कह रहा है एक पुरुष की तस्वीर है, ये भी पता चल गया कि ये जो तस्वीर में बंदा है ना, ये कौन है, पुरुष है। कौन है, पुरुष है। तो अब पुरुष की तरफ इशारा करते हुए राजेश ने क्या कहा प्रेमा से, कि मैं इनका एकमात्र पुत्र हूं। मतलब ये राजेश का पिता हुआ निश्चित रूप से। राजेश इसका एकमात्र पुत्र है ना, तो इनका रिलेशन क्या हुआ, पिता पुत्र हो गया। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, इनकी पुत्री तुम्हारे पति की माँ है। अब इन किन की पुत्री, जो तस्वीर में बंदा है ना, इनकी जो पुत्री है ना, अब आपको पता है भैया जो तस्वीर में इसके पिता है और इनकी पुत्री जो होगी ना, इनकी जो पुत्री है, ये पुत्री, ये दोनों बहन भाई हुए कि नहीं हुए बताओ। बहन भाई हुए ना, पिता की दोनों संतान बहन भाई हो गए, तो ये तो बहन बहन का रिलेशन बन गया।
अब ये किससे कह रहा है? प्रेमा से कह रहा है। प्रेमा से क्या कहा है इसका कि मैं इस तस्वीर में बैठा जो पुरुष है इसका पुत्र हूं एकमात्र, और इनकी पुत्री है ना जो तुम्हारे पति की माँ है, मतलब ये पुत्री है ना, इसकी कोई बेटी होगी, ठीक है, इसकी एक बेटी है, ठीक है, हाँ, इसका इसके पति की माँ है, मतलब ये बेटा होगा, इसलिए जो ये लड़की है इसका एक बेटा है, और आपके पति की माँ है ये वाली, आपके पति की माँ है ये वाली। अब इसका मतलब ये बंदा है ना इसका पति हुआ जिससे बात कर रहा है, और किसका पति हुआ? ये प्रेमा का पति हुआ। किसका पति हुआ भैया? प्रेमा का पति। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या आप सोल्व करने का प्रयास करो यार, क्योंकि आप तो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे तो है नहीं, आपको आराम से आ रहे होंगे प्रश्न, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो रिलेशन किससे पूछ रहा है? पति से पूछ रहा है। अब आपको पता है ये दोनों बहन भाई हैं, अब बहन का बेटा है ये, जो कि प्रेमा का पति है, प्रेमा का पति है, इसकी बहन का लड़का, तो मतलब ये जो है ना राजेश, इसका तो भांजा हुआ ना, ये क्या हुआ? राजेश का भांजा, प्रेमा का पति इसका भांजा हुआ। अब पूछ क्या रहा है? प्रेमी राजेश प्रेमा के पति से किस प्रकार संबंधित है? तो प्रेमा के पति से किस प्रकार संबंधित है? ये मामा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? मामा आ जाएगा, दूसरे का उत्तर, ठीक है, मामा आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, मैंने कोशिश की है समझाने की, बाकी आप खुद करेंगे जब भी समझ में आएगा भाई, ये तो ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि एक कूट भाषा में साल्ट को ये लिखा जाता है और उसी भाषा में SOUR, इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप देखो, आमतौर पर हम ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं, ठीक है। साल्ट को क्या लिखा जा रहा है? तो हम ये लिखा जा रहा है 20 21 321। अब हमें नहीं पता कैसे लिखा जा रहा है, लेकिन नंबरिंग तो करना जानते हैं ना। एस का नंबर बताओ, 19 है, इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है 1, क्या है? 1। ए पे एक पे आता है, एल का है 12 और टी का है 20। ये क्या लिख रहा है इसको? ये क्या लिख रहा है? देखो 20, इसको लिख दिया इसने 20, इसको क्या लिख दिया 2, इसको लिख दिया 13, ठीक है, इसको लिख दिया 21। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि एक बढ़ाकर नीचे लिख दिया, 19 का 20 लिख दिया, ए एक पर था इसको 2 लिख दिया, 12 को 13 लिख लिया, 20 को 21 लिख दिया, तो हमारा बन गया ये वाला 20 21 321। सही बात है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे अब, ठीक है, SOUR। अब इसका नंबरिंग करो 19, इसका कितना आया भैया? 15, वो 15 पे है, आपको पता ही होगा। यू कितने पे है? 21 पे है, और आर कितने पे है? 18 पे होता है ना, RST 18। अब इसका एक बढ़ा के लिखना है अकॉर्डिंग टू पहले वाला इसके अनुसार, तो 19 का 20 हो जाएगा, 15 का 16 हो जाएगा, 21 का 22 हो जाएगा, और 18 का 19 हो जाएगा। अब ये वाला डिजिट आपको ऑप्शन में ढूंढना है, 20 16 22 19। अब 20 16 22 19 कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, 20 16 22 19। तो इस प्रकार से आपका उत्तर ये सही हो जाएगा, ठीक है। आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो भैया एक झटके का सवाल है, नहीं तो उलझ सकते हैं हम सरल सवालों में, ये ध्यान रखना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, दिशा से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आ रहे हैं, लगातार देखे गए हैं, मुझे लगता है कि प्रश्न आएगा, और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फ्री फंड के नंबर है। देखो कंपटीशन में भैया एक एक नंबर ऐड करना पड़ता है, एक एक नंबर का बड़ा योगदान होता है, और आप रोज के जैसे 5 प्रश्न डेली तैयार करते हैं तो आपके 20 दिन में 100 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको चुनना पड़ेगा, है ना भैया, नौकरी मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है आपको। कंपटीशन में अगर आप प्रयास करेंगे तो ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि भाई। और हमेशा आपको पता है एक चीज़ नोट की होगी, जो कम पढ़ता है ना उसको लगता है कंपटीशन बहुत सरल है, और जो ज़्यादा पढ़ता है उसको लगता है कि यार कंपटीशन आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि कम पढ़ने वाले को लगता है कि यार कर देंगे कर देंगे कर देंगे, और समय आ जाता है, लेकिन जो लगातार पढ़ रहा है उसको पता है कि भैया बहुत कम मामला है। और एक चीज़ नोट की होगी आप लोगों ने, जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उसको लगता है मुझे कुछ नहीं आता, और जो पढ़ता नहीं है वो कहता है अरे मुझे सब कुछ आता है। तो आप तो पढ़ते रहिए और हमेशा यही सोचते रहिए मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। जब तक ये सोचते रहिए मुझे कुछ नहीं आता और पढ़ते रहिए, जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चलो चौथा प्रश्न हल करते हैं। आपको लग रहा है कि यार गुरुजी क्या भाषणबाजी कर रहे हैं बीच में, है ना। चलो भैया, दिशा का प्रश्न है। उत्तर दिशा की ओर 50 मीटर चलने के बाद पूजा दाएं मुड़ जाती है। इसको ऐसे कैसे हल करते जाओ साथ साथ। एक लड़की है, कौन? पूजा नाम की एक लड़की है, और ये पूजा क्या करती है? उत्तर की ओर चलती है। सबसे पहले किधर जाती है भैया? उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जा रही है, ठीक है, उत्तर की ओर चल रही है। और कितना मीटर चली भैया ये? 50 मीटर चली। कितना मीटर चली? 50 मीटर उत्तर की ओर। तो ये लगातार 50 मीटर चलती रही, फिर ये दाएं मुड़ जाती है। अब दोस्तों इसके दाएं मोड़ना है आपको। लड़की इधर जा रही है ऊपर, तो इसका दायां इधर होगा, दाएं मुड़ जाती है तुरंत ये, ठीक है। और दाएं मुड़कर कितना चलती है ये? 70 मीटर की दूरी तय करती है। ये दाएं मुड़ करके
और लगभग चल जाती है भैया 70 मीटर। समझ में आ गया? यहाँ तक 70 मीटर की दूरी तय कर ली इसने। अब देखो ये किस दिशा की ओर चल रही है, अब ईस्ट की ओर चल रही है, पूर्व की ओर, सही है ना। चलो भैया, फिर वह घड़ी की दिशा के दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ जाती है। अब घड़ी की दिशा आपको पता है, घड़ी इस तरह से ही चलती है ना, इस दिशा में चलती है घड़ी, है ना। तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाती है 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। अब आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम दक्षिण की तरफ, ये 90 डिग्री अचानक से मुड़ जाती है। और ये कहता है कि 40 मीटर चल जाती है। कितना चल जाती है भैया? 40 मीटर चल जाती है, 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है 90 मीटर मुड़ने के बाद। चलो भाई, अंत में वह घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ पे ध्यान रखना, घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि वाम हाथ, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाती है भाई, और 50 मीटर चलती है। अब आपको ये याद रखना है कि घड़ी की दिशा तो इधर होती है, तो इधर तो नहीं मुड़ रही वो लड़की, अब वो घड़ी की दिशा के विपरीत मुड़ रही है। मतलब भैया कैसे मुड़ रही है वो लड़की? इस तरह से मुड़ रही है, ध्यान रखना। अगर ये लड़की घड़ी की दिशा के विपरीत 90 डिग्री मुड़ती तो कैसे मुड़ती बताओ? इस तरह जाती ना ये, घड़ी की दिशा के विपरीत अगर ये 90 मुड़ती तो इस तरह चली जाती। लेकिन ये कितना मुड़ रही है भैया? 135, तो 90 तो ये हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया ये। और ये तो और भी ज़्यादा मुड़ गई, 45 डिग्री और ज़्यादा, तो 90 का आधा कर लेते हैं 45, इतना मुड़ गई है ना। इस तरह से ये कोण बन गया, मतलब ये अब 135 डिग्री घूम गई है, क्योंकि यहाँ से 90, 90 ऐसे घुमाया और ये 35, कितना हो गया घूम करके? ये टोटल 135 डिग्री घूम चुकी है। अब ये दिशा किधर है आप ध्यान रखना। और 50 मीटर चल दी, कोई बात नहीं, 50 मीटर चला दो इसको, कितना मीटर चला दो। अब ये पूछ रहा है कि भैया किस दिशा की ओर देख रही है। अब ये लड़की देख रही है भैया इधर, इधर कौन सी दिशा है? ये आपकी हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई उत्तर दिशा। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो उत्तर पूर्व हो गई भाई, उत्तर पूर्व ढूंढ लो ऑप्शन में, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? ऑप्शन 4। दोस्तों मैं आपको लग रहा है कि बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ तो आप ऐसे करो, वीडियो के अंदर एक सेटिंग में प्ले बैक स्पीड होती है, आप प्ले स्पीड को क्या कर सकते हैं, 1.5 गुना, 1.5 गुना बढ़ा सकते हैं, 2 गुना बढ़ा सकते हैं, 1.75 बढ़ा सकते हैं, 1.25 बढ़ा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, वो तेज तेज बोल, जल्दी जल्दी हो जाएगा वीडियो कंप्लीट, है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट करते जाइए अगर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी आपके मन में आता है ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 महिलाएं एक कतार में खड़ी हैं, कतार में खड़ी है तो कतार बना दो बस, ये है ना, कतार बना दी हमने। 5 महिलाएं तो 5 की पोजीशन सेट कर देते हैं, है ना। 5 महिलाएं हैं ये, ठीक है, 5 महिलाएं हैं ये। सपोज करो इनका मुंह इधर है ना, उत्तर की तरफ इनका मुंह कर दिया हमने, किधर कर दिया भाई? इधर मुंह करके खड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी खड़ी कर दो, आपकी इच्छा करे इधर, पर दाएं बाएं का ध्यान रखना है बस, ठीक है, दाएं बाएं का बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो सकती है, ध्यान रखना। कतार के दोनों सिरों पर खड़ी महिलाओं में से एक ने नीली पोशाक पहनी है और दूसरी ने पीली पोशाक पहनी है। अब यहाँ तक हमें पता नहीं चला भाई किसने नीली और किसने पीली, दोनों लिख लो आपका क्या जा रहा है, ठीक है, नीली और पीली। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता किसने पीली पहन रखी है किसने नीली पहन रखी है, हम तो दोनों लिख रहे हैं अभी तक, नीली पीली, जितना सवाल कह रहा है उतना कर लो, नीली पीली दोनों को पहना दो, अभी बाद में डिसीजन लेंगे प्रश्न के आधार पर। सफ़ेद पोशाक वाली जो महिला है ना, गुलाबी पोशाक वाली महिला के दाईं ओर है, परंतु लाल पोशाक वाली महिला के बाईं ओर खड़ी है। मतलब ये सफ़ेद पोशाक पोशाक वाली जो महिला है ना, यहाँ तो होगी नहीं, क्लियर कट है, ये तो जगह कट गई है, यहाँ तो होगी नहीं। अब ये कह रहा है कि सफ़ेद पोशाक वाली के गुलाबी वाली है ना, ये तो दाईं ओर है, और लाल पोशाक वाली के बाईं ओर खड़ी है। तो अब आपको क्या करना है, इसका पक्का पता होगा कि सफ़ेद वाली तो बीच में आएगी, सफ़ेद पोशाक वाली महिला कहाँ खड़ी है? बीच में खड़ी है, पक्की बात है ना ये तो। अब देखो सवाल जैसे पढ़ रहे वैसे करो, सफ़ेद पोशाक वाली महिला गुलाबी पोशाक वाली महिला की दाईं ओर है, तो गुलाबी वाली महिला को आप इधर खड़ी कर दो, क्योंकि आपको बताया नॉर्थ की ओर मैंने मुंह कर दिया ना इनका, तो गुलाबी के दाईं ओर हो गई ना सफ़ेद वाली, और परंतु लाल पोशाक वाली महिला के बाईं ओर खड़ी है, तो लाल वाली को तो यहीं रखेंगे आप, ये लाल पोशाक वाली है, इसके बाईं ओर हो गई सफ़ेद वाली। देखो सवाल तो यहीं हल हो गया था, यहाँ खत्म है सवाल अगर आप देखोगे तो, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कतार के मध्य में खड़ी महिला के पोशाक का रंग क्या है, क्योंकि हमें तो यही पता चल गया ये नीली पीली वाली तो यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इस सफ़ेद उत्तर तो हमें पता चल गया, बीच वाली महिला का तो पता ही चल गया सफ़ेद, लेकिन एक लाइन और दे रखी है इसमें अभी, लाल पोशाक वाली महिला पीली पोशाक वाली महिला के बाईं ओर खड़ी है। लाल पोशाक वाली महिला है ना, लाल पोशाक वाली वो कहाँ खड़ी है? पीली पोशाक महिला के बाईं ओर खड़ी है, तो पीली वाली किधर होगी फिर बताओ? पीली वाली तो इधर ही होगी ना फिर, पीली के बाईं ओर लाल वाली है ना, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी पीली वाली और ये हो जाएगी नीली वाली आपकी।
आपका सेट हो जाएगा जुगाड़। क्योंकि वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, गुलाबी के इधर कौन है या लाल के इधर कौन है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया भाई इसका, सफ़ेद हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद पोशाक वाली महिला है बीच वाली। क्लियर है, नहीं है तो इसको दोबारा देख लीजिए, बना के देखो खुद, क्योंकि ऐसे प्रश्न लग रहे हैं बहुत लंबा प्रश्न है लेकिन सरल है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितना छोटा प्रश्न होता है उतना ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भैया। देखो ऐसे प्रश्नों को नोट कर लो, ये प्रश्न मैंने देखा है, एनवीएस के सभी प्रश्न पेपरों में आया था और एलडीसी के भी अभी तक हल कर रहे हैं, उनमें देखा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फ्री में 1 नंबर मिल जाएगा भैया, लोगों से आगे हो जाएंगे। 1 नंबर मतलब कितने लोगों को पीछे छोड़ दोगे पता नहीं। चलो शुरू कर देते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले कथनों को सेट करेंगे, है ना, कौन सी सीरीज है देखते हैं इसको। तो सबसे पहले कथन दिया है ये, आर है ना, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू पी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या इसको, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। इसका मतलब ये है कि आर पी से बड़ा भी है और इसके बराबर भी हो सकता है, दोनों शर्त है यहाँ पे। अगला क्या कह रहा है, डब्लू ग्रेटर देन आर है भाई। डब्लू क्या है, ग्रेटर देन आर, मतलब आर से भी बड़ा है डब्लू। तो हम यहाँ सेट कर सकते हैं ना इसको, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, देखो सेट हो गया। इसको उठा के हमने यही रखा है, हो गया ना ये सेट। तो क्या हो गया भैया, डब्ल्यू ग्रेटर देन आर। यहाँ तक समझ में आ गया, डब्ल्यू ग्रेटर देन आर समझ में आया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, जी इक्वल टू पी है, तो हम इसको जी इक्वल टू पी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी इक्वल टू जी, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का चिन्ह लगा गया जी। अभी आपका बन गया एक सिंपल सीरीज बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इसके आधार पर अब आपको निष्कर्षों को देखना है दोस्तों, ठीक है। देखो P लेस देन W, अब ये P लेस देन W है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, W ग्रेटर देन P लिख सकते हैं। बात तो वही है ना, W बड़ा है P से या P छोटा है W से, बात एक ही है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखना है इस चीज को हमको, ये जो कथन है ना इसको देखना है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, देखो W ग्रेटर देन P है, तो भैया W है ना जो ग्रेटर देन R है, समझ में आया ना, और R है ना जो या तो इसके बराबर है या इससे बड़ा है। तो निश्चित रूप से ये एकदम सही कथन है, क्योंकि इसको हम यहाँ से उठाएंगे ना तो ये एकदम सटीक आएगा, W ग्रेटर देन P, यहाँ से उठाएंगे तो। अब बात ये आ रही है, इसको हम उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये कथन बन गया है P लेस देन W। इसका मतलब ये वाला जो निष्कर्ष है एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, G लेस देन और इक्वल टू R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी है ना, जी ये छोटा है किससे, आर से, बात तो सही है, क्योंकि आर ग्रेटर देन पी, यहाँ ध्यान रखना, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू पी है। अब पी और जी तो बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है ना, जी है वही पी है और पी है वही जी है। तो हम अगर जी को यहाँ पे लिख देते हैं तो बात तो सेट हो रही है ना, आर बड़ा है जी से, बिल्कुल बात सत्य है ये। देखो आर बड़ा है जी से, आर ग्रेटर देन है और जी लेस देन है आर से, बात वही है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी लेस देन और इक्वल टू आर, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, ये बात हो गई ना, ठीक है। और ये यहाँ पे क्लियर कट बैठ रहा है, देखो आर ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, पी का मतलब जी है क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो ये भी बात सही है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष सही है। अब आपको ऑप्शन देखना है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है क्या, नहीं, दोनों सत्य है। केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है क्या, ये भी बात गलत है, दोनों ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं भैया, ठीक है ना। तो छठे का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाना है दोस्तों। रट लेना सवालों को, मैं मुझे लग रहा है आएंगे भाई, पक्का आएंगे, है ना। बाकी देखो ये तो कंपटीशन का एग्जाम होता है, गाली वाली मत देना, आए नहीं तो, लेकिन मुझे लग रहा है आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भरोसा टीचर पे कर लेना चाहिए, कभी कभी नहीं आएगा तो जाता क्या है, प्रैक्टिस तो हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर वाला, ठीक है। ये प्रश्न भी देखे गए भाई, कथन और तर्क वाले। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है आर। पहला देखो, समभुज त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, भुजाएं एक बराबर होती हैं। एक बराबर का मतलब बराबर, समान होती है, एक समान होती है। इसको एक समान लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना, लैंग्वेज शुद्ध करने के लिए। और समभुज किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हम समबाहु पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं भैया इसको हम, समबाहु का मतलब समान भुजा वाला, ठीक है। अब आपको पता है समान भुजा वाला है तो उसकी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर। सपोज करो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ठीक है।
अब ये जब बराबर होंगे तो तर्क देखो, समभुज त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण एक समान होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे देखो बराबर हो जाए तो ये सारे 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, न्यून कोण बन जाएंगे। मतलब बात इसकी दम है, अभिकथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं क्योंकि सभी कोण बराबर हैं। क्लियर कट आंसर निकल रहा है भाई, कमेंट कर दो आंसर अब तो। एक नंबर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की एकदम सही व्याख्या कर रहा है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला कथन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 रीजनिंग है, थोड़ा ध्यान से समझ रहा है आप तो प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी 2-2 3 सेकंड में आंसर दो, लेकिन मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है। मैंने आपको बता दिया कि प्लेबैक स्पीड में जाके स्पीड को तेज करके सुन लीजिए, आपको लग रहा है कि ज़्यादा समय लिया जा रहा है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखो, जिसके पश्चात दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। प्रत्येक कुछ जानकारी सहित दिए गए हैं, कुछ जानकारी दी गई है कथनों में। निर्णय करना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर नहीं देना आपको, तो प्रश्न के उत्तर देने हेतु पर्याप्त है कि नहीं, ये चीज देखनी है। पहला कुछ प्रश्न देखो आप क्या है, किसी विश्वविद्यालय में कितने प्राध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। प्राध्यापक का मतलब जो टीचिंग फैकल्टी है, वहाँ पे लेक्चरर जो हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, किसी, ये तो प्रश्न हो गया कितने, हाउ मैनी लेक्चर्स इन द यूनिवर्सिटी, ये मान लो आप जो टीचिंग करा रहे हैं, संख्या पूछ रही है। अब इस संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको देखना है कि जो दोनों कथन दिए गए हैं पर्याप्त हैं या अकेला पर्याप्त है। तो पहला कथन देखो, विश्वविद्यालय में 23 विभाग हैं, यानी कि टोटल 23 डिपार्टमेंट हैं। इससे तो हमें नहीं पता चल रहा अकेले से, तो क्योंकि 23 डिपार्टमेंट है तो हमें थोड़ी पता है कौन से डिपार्टमेंट में कितने आदमी हैं, कितने लेक्चरर हैं, नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट कथन को देखो, विभागों की संख्या और प्रत्येक विभाग में प्राध्यापकों की संख्या का अनुपात 1:4 है। यहाँ से कुछ आइडिया आ रहा है हमें, 23 विभाग है ना, विभाग और प्राध्यापक जो डिपार्टमेंट है ना, उनके अंदर जो लेक्चरर है ना, उनका अनुपात दे रखा है अब यहाँ पे 1:4। ठीक है, तो आपके पास डिपार्टमेंट कितने हैं भैया, 23 हैं, तो 4 अनुपात में इसको गुणा कर देंगे, 23 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा 92। 23 दूनी 46 दूनी 92, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 1 9, आप कर लेना, आपका कैलकुलेशन मुझसे भी फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना टोटल कितने यहाँ पे प्राध्यापक काम कर रहे हैं, पता चल गया टोटल कितने काम कर रहे हैं 92, क्लियर कट पता चल गया। अब आपको देखना है कि कौन कौन से कथनों से आपका टोटल प्राध्यापकों की संख्या आई है। क्या पहला कथन ही आपके उत्तर देने के लिए पर्याप्त था क्या, नहीं था, इससे हमें नहीं पता चला, ओनली डिपार्टमेंट पता चला। नेक्स्ट, क्या कथन दूसरा, नहीं, दूसरे से भी नहीं पता चलता, अगर अनुपात देने से थोड़ी पता चलता है, ये तो 23 डिपार्टमेंट से तो हमने बाढ़ में निकाले, ये भी पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट देखो, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे प्रश्न का उत्तर देने हेतु आवश्यक है, मतलब दोनों कथनों से हमारा उत्तर निकला, ये बात एकदम सही है इसकी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार HM वाले में भी सेम रिपीट किया गया है। नीचे एक घन की 2 सिचुएशन दी गई है और संख्या 5 के फलक के विपरीत अपोजिट पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में आपको कॉमन देखना है, क्या देखना है दोस्तों, कॉमन, और कॉमन से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कॉमन से स्टार्ट कर देना है, जिस दिशा में जाओगे उस दिशा से इधर लाना पड़ेगा। देखो अब जैसे हमने लिखा इसको 612, क्या लिख दिया 612, इस दिशा में लाए, तो यहाँ भी इसी दिशा में काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं इसको अपोजिट कर देंगे। चलो भैया इसको ऐसे कर देते हैं, ठक से ले जाते हैं ना, तो क्या आएगा 6 3 और 5, 6 3 और 5। अगर हम इसको ऐसे लाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको इसको भी इसी दिशा में लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब आपको ये अगर ये पूछ रहा है तो 5 के पीछे वाला पूछा था, आपका उत्तर 2 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे तो। लेकिन ये पूछता है कि भैया 6 के पीछे कौन है, तो कौन सा बच गया बताओ, 4 बच गया, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आपका उत्तर तो निकल गया 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर दिया होगा आपने। अरे आप तो बहुत समझदार आदमी हैं, शिक्षक बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया शुभकामनाएं हैं आपको, सभी टीचर बने, मैं तो ये कहता हूँ बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, BEd की है, CTET वगैरह किया है, जाने क्या क्या किया है ना। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। एक मानचित्र दिया गया, रेखा चित्र, जिसमें त्रिभुज है ना पुरुषों को दर्शाता है। भाई त्रिभुज क्या दर्शाता है, हमारा पुरुषों को दर्शा रहा है, और व्रत पुत्रों को दर्शा रहा है। ये जो व्रत दे रखा है ना भैया, ये पुत्रन को दर्शा रहे, पुत्र, ठीक है। और आयत चिकित्सकों को, डॉक्टर को दर्शा रहा है। आयत किसको दर्शा रहा है, चिकित्सकों को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखना जरूरी है कि भूल जाते हैं कभी कभी। अब देखो कौन सी संख्याएं उन पुरुषों को दर्शाती है जो न ही तो पुत्र है और न ही चिकित्सक।
दोस्तों ऐसे सवालों में क्या करना है आपको, जो नहीं है ना, नहीं अगर पूछ रहे हैं उनको काट दो, बस मार दो। ठीक है, नहीं पुत्र और नहीं चिकित्सक तो हमसे पूछ ही नहीं रहा। तो बताओ पुत्र कौन है, पुत्र है व्रत वाले, तो व्रत वाले तो कोई भी इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि नहीं पुत्र है। अब क्या पूछ रहे हैं, नहीं चिकित्सक है, चिकित्सक कौन है, आयत वाले, सारे आयत वाले मर जाएंगे। ठीक है, ये चले गए। यानी कि आपको जो दिया जाता है वो सारे कट जाएंगे जो नहीं पूछ रहे। अब आपको पूछ क्या रहा है फिर ये, उन पुरुषों को दर्शाती है जो नहीं पुत्र है और नहीं चिकित्सक। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन बच गए, ऐसे पुत्र 1 बच गए, 8 बच गए और 10 बच गए, यही तो आपका उत्तर है यार। कोई दिक्कत आई ऐसे सवालों में, नहीं आई ना। इसको तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अपना अपना लॉजिक होता है भाई करने का। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कम से कम KVS की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, उनको जरूर शेयर करो क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है उनको 1-2% का फायदा हो जाए। और आप कभी अगर 1-2 नंबर से कंपटीशन में रहें तो इसका दर्द आपको पता चला होगा कितना खराब होता है। मतलब एक सारा कुछ किया कराया फेल हो जाता है, तो एक एक नंबर का योगदान होता है फ्रेंड्स। मेरी इस बात को ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, प्रैक्टिस पर ध्यान दो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही है आदमी को जो क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। चलो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाओ क्योंकि बेल आइकन के बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा हमारा। मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।